नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपके इस जुनून के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। मैं मुश्किल से आपका 5 या 4 मिनट का समय लूँगा, क्योंकि मेरे बड़े ही विद्वान साथियों ने कानून और संविधान और तमाम समाज का दर्द और वेदना लिए हुए जो हमारे मध्य में है, और भारत में बहुत सारे ऐसे हमारे समाज पे समर्पित, समाज के सजग पहरेदार के रूप में समाज को जागृत और संगठित करने के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों की भावनाओं को और इनके कार्यों को मैं सलूट करते हुए कुछ शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा कि कोई ऐसी वैसे बात रही नहीं है। मेरे महान विद्वानों ने, समाज सेवकों ने अपने तरीके से जो बात कहनी चाहिए वो कही है, चाहे वो शासन के ज़रिए से हो, चाहे प्रशासन के ज़रिए से हो, चाहे राजनीतिक के ज़रिए से हो, चाहे वह अदालतों न्याय और न्यायालय की अदालतों से हो। सब तरीके की बातों को कहा है। साथियों, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ आज आपके इस जुनून को देख करके कि जहाँ से सहनशीलता का अंत होता है, जहाँ से सहनशीलता का अंत होता है और वहीं से क्रांति का आगाज होता है। आपके जुनून को देख करके इतनी बड़ी उम्र के अंदर मुझे लगता है कि शायद वो दिन आ गया है कि 21वीं सदी के अंदर दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे विद्वान, समाज के समर्पित और जागृत समाज के सेवक के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी रहे हैं कि जिस दिन मेरे समाजों के अंदर ये जागृति आ जाएगी कि हमारी जो मैंने मेरे खून से लिखे हुए संविधान में जो लिखा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जिस दिन मेरे समाज के 193 कबीले और 666 जातियों के अंदर, मेरे भारत के मूल निवासियों के अंदर ये बात समझ में आ गई, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये मेरा 193 जातियों का जो मूल निवासियों का कबीला है उस देश की सत्ता शासक के ऊपर देश का गार्जियन और प्रधानमंत्री होगा। आज हम शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और भारत के सर्वप्रथम संविधान में लिखे हुए बाबा साहब का कि सबको मिले जल जंगल जमीन, सबको मिले मान और सम्मान, उसकी तर्ज पर आज मेरा ये कबीला जो देश के अंदर सबसे बड़ी बाहुबल संख्या में है, और जिन चापलूस लोगों ने 5000 बरस से पूर्व से लेकर टिल इन द डे टुडे आज की तिथि तक जो हमारे साथ षड्यंत्र रच करके, धोखा करके हमारे मध्य के अंदर कुछ चंद लोगों ने हमारे इतने बड़े बाहुबली अथय समूह और ताकतवर शौर्यवीर, क्रांतिकारी शौर्यवीरों के उन्होंने कैसे करके अपनी मुट्ठी में करने का काम किया, कैसा छल, कैसा कपट, कैसा धोखा, कैसा उन्होंने हमारे साथ करके हमारे साथ क्या अन्याय किया, क्या जातियां की है। और इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर सर मानवता के लिए जीते, लेकिन धिक्कार है मेरे देश के उन मनुवादी ताकतों से कि जिन्होंने हमारे इस देश के मूल निवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा करके आज उनको भिखारी बना दिया। जब वो भिखारी बने तो बेगर एक्ट लगा दिया तो वो भीख ना मांग सके। जब नट एक अपना तमाशा दिखा करके गरीबी के कारण अपने बच्चों के लिए पेल पालन के लिए उनके ऊपर भी एक्ट लगा दिए। जो कोई छोटे मोटे तमाशे दिखा करके अपना प्रदर्शन करके
करता था वो भी लगा दिए। जब जब हमारे इस मूल निवासियों को अपने आप को स्वाभिमान और अपने पूर्वजों की शौर्य वीरता याद आती है, उसके रक्त उसके खून की बात आती है कि कहने को तो ये था कि मेरे देश के 193 कबीलों के अंदर एक से एक शूरवीर था, एक से एक क्रांतिकारी था, जिन्होंने हमारे देश के अंदर डंची फरंची यहूदियों, मुगल और ब्रिटिश हुकूमतों के लोगों ने राज किया। और आज 77 साल की आज़ादी में भारत के काले अंग्रेज लोग काम कर रहे हैं। इतना बड़ा अरसा, हजारों पीढ़ियां हमारी चली गई होंगी, लेकिन आज मेरे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने पेरियर साहब से लेकर के, अंबेडकर साहब से लेकर के और हमारे भारत के 77 साल की आज़ादी में जी रहे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, हमारे देश के शौर्यवीरों ने जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो अधिवक्ता हैं, चाहे समाज के रूप में एक सजग पहरेदार है, समाज सेवक है, या अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी भरपूर कोशिश के बाद भी हमें हमारे हक और अधिकार नहीं मिल रहे। हम किसी से जागीर नहीं मांग रहे, केवल हम अपना मान और सम्मान इस देश के अंदर जितना हमारा ये अवाम है उसके अंदर जितनी हमारी हिस्सेदारी है वो हमें मिल जाए। हम किसी की जागीर को नहीं छीन। हमारे नाना प्रकार के जब जब हमारे लोगों ने आवाज उठाने की बात की तो नाना प्रकार से, चाहे मुगल हो, उन्होंने हमारे को जल और जंगल में जाने के लिए विवश कर दिया। हमें हत्ते पत्ते पसी पक्षी पता नहीं क्या क्या खाने पे मजबूर कर दिया। अंग्रेज आए तो हमारे ऊपर नाना प्रकार के 1871 के ऐसे क्रिमिनल ट्रैक एक्ट को लगा करके हमारे को जैसे जानवर को बंदिश करते हैं उसको भी बड़े प्रेम से बांधा जाता है, हमें ऐसे ठूस दिया जाता था। वही हमारे बेटी सो रही है, वही हमारा बेटा सो रहा है, वही हमारी बीबी सो रही है और वही हमारे पुरुष सो रहे। आप सोचिए, क्या कोई मानवता का इंसान अपने बेटे, अपनी पुत्रवधि के साथ, अपनी बेटी के सामने बेटे के साथ एक मानवता का व्यवहार कर सकता है? ऐसा अनलगढ़ हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, क्रूरता भरा काम हुआ है। उसके बाद मेरे शौर्यवीरों ने उससे लड़ाई लड़के उसको हटाने का काम किया तो उन्होंने ऑफेंडर हैबिचुअल एक्ट लगा दिया, जो आज भी विद्यमान। कैसा न्याय है यह देश का? मेरे साथियों, यहां भाषण का समय नहीं है। आज मेरे साथियों को अगर कहो तो मैं बैठ जाऊं, मेरे पेन है, मैं 1 मिनट और लूंगा, सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। मैं केवल आपसे आज इतना कहना चाहता हूं, यह भाषण का समय नहीं है, यह क्रांति का उदय है। हमारे साथियों के अंदर जो हमारे सूर्यवीरों को हमारे सामने देखते देखते, जिन जो दुनिया के विश्व के देशों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े शोध रिसर्च सेंटरों ने यह कहा कि हमारे 193 कबीले 600 जातियों का वो खून है जो दुनिया के किसी देश के अंदर खून नहीं है। तो ये खून पानी कैसे हो रहा है? अब हमारे को आज केवल ये बताना है, कानून के साथ लड़ाई लड़ने वाले हमारे आदरणीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, ऐसे हजारों अधिवक्ता हमारे समाज के अंदर बैठे हैं, लेकिन वो भिन्न अलग अलग जगहों में बैठे हैं। हम परमार जी और आपके माध्यम से उनको संगठित करके जिस तरीके से ये देश के मनुवादी लोग हमारे देश के अंदर दुनिया की एक छोटी से छोटी अदालत को लेकर, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सारे बेंचों को लेकर के, सारे समाज की संस्थाओं को लेके हमारे पूरे देश की धन दौलत, यश, कीर्ति, वैभव अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी तौर पे तो हमारे बहुत से अधिवक्ता हैं, बहुत से ऐसे। अब हमारे को वो करके दिखाना है
जिन लोगों को मनुवादियों ने, जिसे हमारे माननीय काशी राम ने अजगर का नाम दिया था, मैं जाति का नाम लूंगा, उससे सब जानते हैं आप, उनको पैदा करके जब उनके बस का हमारे लोग नहीं रहे तो हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को हमसे जुदा करके, उनको बहका करके, एक दूसरे का दुश्मन बना करके, उनके अंदर जहर घोल करके हमारे भाषाओं से हमें पिटवाने का काम किया था। अब हम भी ऐसा ही कोई काम करेंगे, हम भी ऐसा रास्ता बनाएंगे कि जिन लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमारी वर्चस्व को, हमारे शौर्य वीरता को, हमारे 193 कबीलों के आने वाली नस्लों को नेस्तनाबूद करके बेकारी तक बनाने का काम किया, हम वो दूर दूर नहीं हैं, उनको अब बख्शने वाले नहीं हैं। उसके लिए हमें सबको मिल करके, मैं बात ज़्यादा ना कहते अपनी बात को समाप्त करूंगा, हमें वो यहाँ सब विद्वान साथियों के साथ, पढ़े लिखे साथियों के साथ, कानून और संविधान को जानने वाले भाइयों के साथ एक प्लेटफॉर्म को तैयार करेंगे, एक परचम को तैयार करेंगे, एक कायद को तैयार करेंगे। और उस कायद कहते हैं राजा को, परचम कहते हैं झंडे को, और जमी कहते हैं एक प्लेटफॉर्म को, जो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। आज हमारे पास हमारे भाइयों का एक परचम भी होगा और हमारा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, और हमारे बीच में एक कायद नहीं, एक परमार नहीं, हजारों परमार कायद के रूप में आएंगे। और उन 1, 2, 10 कायद और राजा को हमने मुट्ठी में, जिस तरीके से मुगल और मुस्लिम लोग अपने बाप को संतलत और कुर्सी और राज बनने के लिए बंदिश बना लेते हैं, आज हमें कोई डर नहीं है, हम भी उनको अपनी ताकत से, छल बल से बंदिश बनाएंगे और अपने हक के अधिकारों की बात करेंगे। साथियों, मैं आपके हौसले को सलूट करते हुए अपनी बात को एक बात कह करके समाप्त करना चाहूंगा कि बहुत अंधेरा हो गया, अब बादल छटने चाहिए, और दिल में लगी है आग, वो आग बुझनी चाहिए। जब मकान की ईंट रखी जाती है तभी मकान खड़ा होता है। इसलिए ये हमारे विचार थे, परमार साहब के विचार थे। कई दिन इस पर मंथन हुआ, हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अलग अलग समूह को लेकर के चल रहे हैं, अपने राजनीतिक संगठन बना करके चल रहे हैं, कहीं जंतर मंतर पर या कहीं स्टेट में धरना दे रहे हैं, कोई ओबीसी की मांग कर रहा है, कोई SC ST की मांग कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों के ये विचार आए देखते हुए कि क्यों ना सभी को लेकर के एक महासंघ बने। तो हमें जो है एक महासंघ का यहाँ गठन करना है और आगे की रणनीति तय करनी है। संगठन आप चाहे तो बना लो, लेकिन बगैर धन के चलने वाले नहीं हैं। आपने एक एक समूह में 8-8, 10-10 राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर रखे हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये गलत है। आप अपने परिवार में भी एक नहीं हैं, ये बहुत बड़ा समूह है। इसलिए ये एक महासंघ की ज़रूरत है। जब मैं 1985 से यूनियन में काम करता था तो हमारे बीच में ग्रुप डी, ग्रुप सी अधिकारी तमाम यूनियनें होती थी, तो उसका एक नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ जनरल। सेक्रेटरी ऑफ जनरल वो सभी यूनियनों के ऊपर काम करेगा, वो सभी यूनियन उनके अंडर में काम करेंगी। जो फैसला फेडरेशन का होगा वो देश के अंदर चलाया जाएगा। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि एक फेडरेशन की उपस्थिति हो यहाँ पे,
और ये गठन हो तो पूरा देश उस पर काम करे। देखिए, यहाँ पर मीटिंग में आते हैं, सुन के चले जाते हैं, अमल नहीं करते हैं। इसके ऊपर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने समूह के लोग इकट्ठे होते हैं, अगर हम वर्मा साहब को कहें तो ये हमसे सबसे ज़्यादा बोल जाएंगे, यहाँ पर दिन रात बोल जाएंगे, हमारा नंबर आने नहीं देंगे। ऐसे में दूसरे की भी बात करता हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल जाएंगे, लेकिन अगर हमने कहा कि आपको अपनी समाज से, अपने समूह से 2 MP के लिए खड़ा करना है, तो ये पीछे हट जाएंगे। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, जो समूह के लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी तय करें। वो ये कहें कि 2 आदमी मैं अपने समाज के खड़े करूँगा, 2 आदमी आपको दूंगा, तो तभी जा कर के वो खड़े हो सकते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। नंबर 3 मैं ये कहना चाहूँगा कि मान लिया परमार साहब को अध्यक्ष बना दीजिए। परमार साहब क्या करेंगे? थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार खर्च कर देंगे, 10-20 हज़ार खर्च कर देंगे, कोई नहीं कर पाएगा और उससे कोई फायदा भी नहीं है। एक आदमी अगर खर्च करे, भंडारा जो चलता है वो सबके करने से अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये भी तय करना पड़ेगा समूह में कि ये चंदा भी तय करना पड़ेगा, तभी आगे का संगठन चलेगा, नहीं तो संगठन बनाना ही बेकार है। मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा। अभी कुछ बातें आई यहाँ पर कि अपना जब तक राजनीतिक दल नहीं होगा तो खड़े कैसे करेंगे? फिर भीख मांगो, वहाँ दूसरे संगठनों में मांगो। आपने कहा कि DNT के लोग जरूर खड़े होने चाहिए। जब खड़े होंगे तो उनके पीछे हमारी जनता भी जाएगी, क्योंकि उनको एक नाम मिल गया ना, उन्हें कहने के लिए मिल गया कि हमारा आदमी खड़ा है, हम आपको वोट क्यों दें। इसीलिए वो भी बहुत जरूरी है। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो